नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज के अध्ययन के संदर्भ में बड़े घर की बेटी के 5वें भाग में बिगड़ता हुआ इस परिवार को आनंदी कैसे बचा लेती है, उस विचार पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ आनंदी के चरित्र चित्रण में पहले से यानी कहानी की शुरुआत से अब तक बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आगे कुछ अंश होते हैं, उसे जुड़ाकर आनंदी के चरित्र चित्रण को भी हम लोग पूरा कर लेंगे। बच्चों, चलिए आज के अध्ययन के संदर्भ में आनंदी अपने बिगड़ता हुआ परिवार को कैसे बना लेती है, पेज नंबर 9 में देखिए। तो भाग 4। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। जैसे ही लाल बिहारी सिंह सिर झुकाकर आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसे श्रीकंठ सिंह देख लेता है, लेकिन बिना देखे ऐसा चला जाता है जैसे कि उसके परछाई से भी उसे इतना घृणा हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। अब जिस तरह लाल बिहारी किए गए अपराध से पश्चाताप से अब गिड़गिड़ा रहा है, वैसे ही आनंदी भी अपनी गलती का एहसास कर रही है, पश्चाताप कर रही है। वह स्वभाव से ही दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसे तनिक भी याद नहीं था आगे ये इतना बिगड़ जाएगा। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी। अपने पति से वो क्रोधित थी कि यह इतने गरम क्यों होते हैं, इतना गुस्से क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी। तो अगर इससे क्रोधित होकर अगर मुझे इस गौरीपुर से इलाहाबाद लेकर जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। जैसे ही दोबारा लाल बिहारी कहता है कि मुझे जाना है, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा कर देना, तो इतने में ही आनंदी के दिल भर गया और वो क्रोध पानी के रूप में बहा आया। वह रोने लगी। मन का मेल धोने के लिए नए जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। अगर मन इतना मेल हो चुका है तो उसे धोने के लिए पानी ही चाहिए, वो आंसू से बने पानी ही होना ज़रूरी होते हैं। तो इससे बड़ी चीज़ मन को धोने के लिए नहीं हो सकता। यानी मन में जो क्लेश था, जो कलमश था, वो अब मिट चुका है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बहार कड़े अब बहुत रो रही है, लाल बहार कड़े बहुत रो रहा। देखिए आपके भाई बाहर खड़ा होकर रो रहा है। आनंदी भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। आनंदी कहती है अपने पति से, भीतर बुला लो, अंदर बुला लो, मेरे जीभ में आग लग जाए, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। मैं कहाँ से यह झगड़ा मैंने ही उठाया, मुझे पता नहीं था, अब मुझसे अपराध हो चुका है, उसे बुला लो अंदर। श्रीकंठ सिंह उसके प्रति कहता है, मैं ना बुलाऊंगा, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, अगर आज तुम अपने भाई को नहीं बुलाते तो पछताना पड़ेगा। बहुत ज्ञानी हो गई है, ऐसा ना कहो, कहीं चल दे, वो बहुत दुखित है, वो इस दुख के कारण कहीं चला जाए तो अच्छा ना होगा। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। तो भैया भाभी भैया से कह दीजिए, भैया कह चुका है कि मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं
अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता, बस कह दीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। तो जैसे ही लाल बिहारी इतना कहकर वहाँ से निकल पड़ता है तो आनंदी कमरे से बाहर निकलकर उसका हाथ पकड़ लेती है। लाल बिहारी ने पीछे फिर से देखा, आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। लाल बिहारी के आंखें भर चुके हैं, आंसू बहा रहा है और कहता है, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे, जहाँ मेरा मुंह ना देखते हैं वहाँ मैं चला जाऊंगा। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी तुम्हें, कभी भी मैं जाने नहीं दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहने का योग्यता मुझे नहीं है। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। तो तुरंत आनंदी अपने कसम खाकर उसे रोक लेती है। लाल बिहारी, तब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। जब तक मेरे भाई के दिल में मेरे प्रति, उसका दिल में कोई भी क्लेश नहीं रहता, उसका दिल साफ होना चाहिए, तभी मैं रुक सकता हूँ। जब तक मेरे ऊपर क्रोध रहेगा तब तक मैं रुक नहीं सकता। तो उसके दिल में मेरे प्रति साफ होना जरूरी है। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। तो भाई के दिल में तो नहीं रहा, लेकिन भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, यह बताता है तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा कहकर लाल बिहारी कहता है। तो आनंदी कहती है, ईश्वर को साक्षी मानकर मैं बताती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई भी शंका, कोई भी क्लेश, कोई भी मेल मेरे दिल में नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। दोनों की बातें सुनते सुनते श्रीकंठ का क्रोध जो है मिट गया और उसका दिल पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर गले से लगा लिया। गले से लगाना जो कहा जाते हैं मुहावरे का अर्थ होता है आलिंगन करना। तो भाई भाई आलिंगन कर लेते हैं। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। लाल बिहारी अब कहता है, कभी भी नहीं कहना तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। यह बात न कहकर कोई भी दंड मुझे दीजिए, वो मुझे स्वीकार है। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल बुझाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। भगवान चाहे तो इस घर में ऐसा घटना फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। बेनी माधव बाहर से आए, दोनों भाइयों को गले मिलाते हुए देखकर आनंद से पुलकित हो गए, संतुष्ट हो गए और कहता है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होते हैं, बिगड़ता हुआ काम को बना लेती है। आनंदी को देखकर बेनी माधव सिंह ऐसा कहता है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है और बिगड़ता हुआ काम को बना लेती है। गांव में जिसने यहाँ वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। तो गांव के सभी लोग घर के बाहर खड़े हो गए थे, यह पूरा वृत्तांत सुन रहे थे। इन शब्दों को देखते सुनते ही वे भी कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो आनंदी की इस बिगड़ता हुआ काम को बनाकर रखने के वास्ते आनंदी को यह सब कहने लगे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो बच्चों, तो आज के
इस नीति युक्त कहानी में हम लोग यह सीख चुके हैं कि बिगड़ता हुआ काम को हमें बनाने के लिए हमें अपने क्रोध को मिटाना होगा। क्रोध से कुछ भी नहीं होता, क्रोध से बात और बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे मन को शांत करना होगा। जब शांत होगा और हमारे दिल में अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे, जो सोच विचार अच्छे होते हैं वहाँ काम बन जाता है। तो इसलिए क्रोध को मिटाना, शांत को रखना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ आज के संदर्भ में, आज के अध्ययन के विषय के साथ साथ हम लोग प्रश्नोत्तर में देखेंगे। तो बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? बिगड़ता हुआ काम को बड़े घर की बेटी बना लेती है। तो बड़े घर की बेटी आनंदी बना लेती है। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो इसके साथ साथ मैं बता चुकी थी आनंदी बिगड़ता हुआ काम कैसे बना लेती है और आनंदी का चरित्र चित्रण। बच्चों, आनंदी का चरित्र चित्रण में हम लोग पहले से देख चुके हैं, पेज नंबर में बता चुकी थी। आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की थी, बुब सिंह की चौथी लड़की थी, रूपवती थी, गुणवती थी और संपन्न परिवार के सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त और अभावों को अपना अनुकूल बना लेती है। और जैसे ही लाल बिहारी से कलह होने के बाद लाल बिहारी के मुंह से जो कुछ अपराध हुआ मुझे क्षमा करना, तुरंत आनंदी में उस बात को सुनते ही सात्विक गुण जागृत हो जाती है और उसका क्रोध मिट जाता है। क्रोध मिटने के बाद उसके दिल में भी पश्चाताप का भाव जागृत हो जाती है और लाल बिहारी को घर से बाहर जाने के बदले उसे रोक लेती है और अपने पति के दिल में भाई के बीच ऐसा जो दरार था उसे मिटाकर भाई को मिलाने का एक काम कर देती है। तो इसे देखकर उसके सास यह कहते हैं कि बड़े घर की बेटी बिगड़ता हुआ काम को बना लेती है। तो इस तरह आनंदी बिगड़ा हुआ काम को बना लेती है। तो आनंदी के चरित्र चित्रण और बिगड़ता हुआ काम कैसे बना लेती है, ये दोनों का उत्तर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, आगे देखेंगे तो किसने किसे कहा, उनमें से हमारे लिए प्रश्न मिलता है। 5वां देखिए, अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूँ। तो यह वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहता है, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। यह वाक्य लाल बिहारी ने श्रीकंठ से कहता है, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। इस वाक्य को लाल बिहारी ने आनंदी से कहता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। ससंदर्भ स्पष्टीकरण के साथ यह वाक्य, प्रस्तुत वाक्य प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत वाक्य को बेनी माधव सिंह अपने बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह से कहते हैं। तो लाल बिहारी ने जो आनंदी के साथ अभद्र व्यवहार करके बात को इतना बिगाड़ चुका था, उसके कारण श्रीकंठ सिंह घर छोड़ने का बात कहता है। तब बेनी माधव सिंह अनुभवी होने के नाते गांव के परिस्थिति को जानकर बेटे के सामने यह बता देते हैं, बड़े हो और तुम्हारे भाई से जो कुछ भी अपराध हुआ है, उसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करना। आगे देखेंगे तो बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। तो यह वाक्य, प्रस्तुत वाक्य प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत वाक्य को बेनी माधव सिंह कहते हैं। बेनी माधव सिंह आनंदी जैसे ही भाई को मिलाकर बिगड़ता हुआ घर को बना लेती है, उसे देखकर इस वाक्य को बता देते हैं। तो आगे देखेंगे तो
कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। उनमें से पहला रिक्त स्थान होता है इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। दूसरा है गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता था। तीसरा है सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे। चौथा, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। आगे देखेंगे तो अन्यलिंग ठाकुर ठाकुराई, पति पत्नी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, बुद्धिमान बुद्धिमती, हाथी हथिनी, बाई बहन। अन्य वचन में देखेंगे तो घर घर, बेटी बेटियां, भैंस भैंसे, स्त्री स्त्रियां, हांके हांक, ताली तालियां। बच्चों, आज के अध्ययन के संदर्भ में जो भी आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको अपने अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना होगा। हर एक प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना होगा और इसके साथ साथ स्वस्थ रहिए, पढ़ाई जारी रहे। धन्यवाद।